आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हम पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, हम बात करेंगे एमसीक्यूज की, हम बात करेंगे डाउट्स की और उस डाउट्स को सॉल्व करने की। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, वन शॉट क्लास करेंगे और आपसे क्वेश्चन जवाब करेंगे। आपका क्वेश्चन हमारा जवाब, फिर हमारा क्वेश्चन आपका जवाब होना चाहिए ताकि हम अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ओके। ओके हिमांशु, मुझे याद है लेकिन बीच बीच में हो जाता है, बाद आग देखते हैं। रोशनी बिट, नमस्ते रोशनी बिट, रोशनी बिट भी जुड़ चुकी है। ओके हिमांशु, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाजार के बारे में और बाजार के प्रकार के, बाजार कितने प्रकार का होता है। ठीक है। समझिए, एक चीज समझिएगा, यहाँ पर बाजार को पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट को हम डिटेल से जानना चाहेंगे कि बाजार क्या होता है। बाजार के अर्थ को एक तो हम लोकल भाषा में, आम भाषा में समझ सकते हैं, जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में, और दूसरा समझ सकेंगे बाजार को अर्थशास्त्र में, इनकी इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी इंसान से कहेंगे कि बाजार किसे कहते हैं, बाजार क्या है, वो सीधा कहेंगे बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं और जहां पर हम अपनी जरूरत की वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। मतलब दुकानें होती हैं बेचने के लिए, हम खरीदने जाते हैं, उसको बाजार कहते हैं। नॉर्मली यही होता है ना बेटा, सही कह रहा हूं ना मैं आपसे। मैं कहता हूं कि बाजार क्या है, आप कहेंगे बाजार एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, जहां पर हमारी जरूरतें के सामान मिलती है, हम उसको खरीद के लेके आते हैं, वही बाजार है। एक्चुअली में सही भी है, इस आंसर में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है कि वही बाजार है। लेकिन ध्यान रखना, वो बाजार का एक छोटा सा रूप है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग केवल उतना ही बाजार नहीं है, बाजार उससे भी, बाजार एक बहुत ही बड़ा शब्द है। क्या है इसमें, इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। साधारण भाषा में अगर आपसे कहा जाए, साधारण भाषा में बाजार क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि साधारण अर्थ में जैसे बाजार एक स्थानीय एक जगह है जहां पर वस्तु के क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से एक साथ एकत्रित होकर वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, उसे हम बाजार कहते हैं। कहते हैं कहाँ जा रहे हैं भैया, कुछ सामान लाना है, हाँ चलो बाजार चलते हैं। हम बाजार में चले जाते हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं और वहां से शॉपिंग करके आ जाते हैं, वो बाजार है, सही है। लेकिन अगर इसी चीज को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में समझना चाहे, ठीक है, तो हाँ मिस्टर हिमांशु और हेमा कोरंगा, क्या आज का ये फॉन्ट से, इससे पहले मैं ब्लैक कलर का जो फॉन्ट बैकग्राउंड यूज करता था, क्या आज का ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है फॉन्ट, मुझे बताइएगा। क्या आज मैंने ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड उसके पीछे ब्लू कलर यूज किया है, क्या ये कॉम्बिनेशन आपको सही लग रहा है, ये पहले वाला सही था, मुझे जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। तो हमें समझना है कि अर्थशास्त्र में बाजार क्या है। अरसास में बाजार एक्चुअल में अरसास में बाजार कोई स्थान नहीं है। अरसास में बाजार क्या है, अरसास में बाजार वास्तव में क्या है, एक क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वस्तु के क्रेता और विक्रेता आपसी संपर्क में आकर निश्चित वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और एक निश्चित कीमत पर करते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक वस्तु का विक्रेता होता है और उस वस्तु का क्रेता होता है, और ये क्षेत्र बताया गया है। क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि कोई भी जगह हो सकती है। आप बाजार को स्थान में, फॉर एग्जाम्पल आप घर में आ रहे हैं, आपके घर में फ्लिपकार्ट वाला आ रहा है, आपने ऑर्डर किया था, फ्लिपकार्ट वाला आपके घर पे आके सामान दे जा रहा है, तो ये क्या है भाई, ये भी तो बाजार है। आपके सामने एक रेडी वाला आ रहा है, रेडी वाला या ठेली वाला आ रहा है, सब्जी दे के सामान दे के चला जा रहा है, तो आपकी पूर्ति होगी ना, ये क्या है, ये भी तो बाजार है। मतलब बाजार का मतलब बस ये मत समझ लो कि एक निश्चित स्थान होगा जहां पर बहुत सारी दुकानें होंगी। बाजार का मतलब सीधा मतलब होता है एक दुकानदार, एक खरीदार, एक वस्तु की कीमत और उसको क्रय विक्रय कर लेना, यही बाजार है। मतलब कहीं पर भी आपका दोस्त ने एक सामान लेके आ गए, आपका दोस्त मोबाइल लेके आ गए, आपने कहा यार मोबाइल मुझे पसंद आ रहा है, मुझे दे दे, तो दूसरी बार ले लेना, उसने कहा ठीक है ले ले, तो वो बाजार हो गया। आप घर पे अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं और ये मोबाइल हो गया, मोबाइल यूज करके आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, जोमेटो से खाना मंगा लिया, स्विगी से खाना मंगा लिया, तो ये क्या है, ये भी बाजार ही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में कॉपी किताबें बिक रही हैं, स्कूल बाजार हो गया। रोड के किनारे ठेली लग रहा है, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, तो ये बाजार हो गया। बाजार का मतलब होता है क्षेत्र, स्थान तो होता ही है, क्षेत्र होगा तो स्थान होगा, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित स्थान में हम बाजार को नहीं बांध सकते।
समझ में आ गया बेटा? बाजार के अर्थ में कोई डाउट है? तो देखिए बाजार को एक्सप्लेन किया आगे जाके प्रोफेसर बेनहम ने। बेनहम ने क्या कहा कि बाजार वह क्षेत्र है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। मतलब क्रेता और विक्रेता आपस में संपर्क में आके वस्तु का कीमतें तय करते हैं, उस कीमतों पर क्रय विक्रय करते हैं। ये बेनहम का शब्द है। हेमा कोरंगा, यस बढ़िया, ठीक है, ओके, दैट्स गुड, बस यही सुनना चाह रहा था मैं। आगे बात करेंगे प्रोफेसर जे के मेहता की। जे के मेहता ने बाजार के बारे में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि बाजार एक स्थिति को बताता है जिसमें एक ऐसी वस्तु की मांग एक ऐसे स्थान पर की जाती है जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। देखिए यहां पर भी एक वस्तु की मांग एक ऐसे स्थान पर, यहाँ पर निश्चित स्थान की बात नहीं की है। मतलब अगर एक खरीदार दुकान पे आता है तो बाजार होगा, दुकान अगर घर पे आ गया तो वो भी बाजार है। निश्चित स्थान नहीं, मान ली मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आप किसी दुकान पे जाके कुछ सामान खरीद रहे हैं ना तो बाजार है। अगर कोई आपके घर पे आके कोई ठेली वाला रेहड़ी वाला सामान बेच के जाता है तो वो फेरी वाला आता है सामान बेच के जा रहा है तो भी बाजार है। अब बाजार शब्द होने के लिए, बाजार के अर्थ को समझने के लिए बाजार की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, बाजार एक क्षेत्र है, मतलब उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले हुए हैं। जहां जहां क्रेता, जहां जहां विक्रेता, वो क्षेत्र बाजार है। दूसरी बात, बाजार में वस्तु का क्रेता और विक्रेता का होना अनिवार्य है। खाली क्रेता हुआ तब भी बाजार नहीं होगा, खाली विक्रेता होगा तब भी बाजार नहीं होगा बेटा। वस्तु की एक निश्चित, बाजार में एक निश्चित वस्तु का होना जरूरी है, क्योंकि बाजार वस्तु का होता है, बाजार व्यक्ति का नहीं होता है, बाजार क्रेता का नहीं होता है, बाजार विक्रेता का नहीं होता है, उनसे बाजार होता है। लेकिन एक्चुअली में बाजार होता है वस्तु का। जैसे हम बात करते हैं कार बाजार, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कपड़ा बाजार, हम कहते हैं सब्जी बाजार, हम कहते हैं कंप्यूटर बाजार। मतलब एक निश्चित वस्तु का बाजार होता है और सभी वस्तु का एक निश्चित मूल्य होता है, तभी जाके बाजार का अर्थ पूरा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाजार किसे कहते हैं, बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये रही बाजार की विशेषताएं। लेकिन आपके क्लास 12 के कोर्स में वैसे अगर आपसे कहा जाता है बाजार के प्रमुख प्रकारों को बताइए, बाजार के प्रमुख रूप को बताइए, बाजार को कई अर्थों में पढ़ सकते हैं। बाजार को क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, बाजार का ग्राहक के अनुसार वर्गीकरण। लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं बाजार के रूप, वो है प्रतियोगिता के आधार पर, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो अगर हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण की बात करते हैं तो बाजार को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और नंबर 2 अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और निश्चित वस्तु का निश्चित कीमत पर क्रय विक्रय होता है, यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता होती है, एक दूसरे को आगे बढ़ने की होड़ नहीं मची रहती है। स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है और एक अच्छे से सब लोग मिलकर क्रय विक्रय करते हैं। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, मतलब प्रतियोगिता तो होती है लेकिन अपूर्ण, यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है। या तो यहाँ पर क्रेता बहुत कम होते हैं, या पर जितने भी होते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं। तो जब अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, मतलब एक ऐसा बाजार जहाँ पर प्रतियोगिता पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती है। इस बाजार में कीमतों में अंतर हो सकता है, इस बाजार में वस्तुओं में अंतर हो सकता है। ऐसे में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को 3 प्रमुख कैटेगरी में बांटा गया है। एक है एकाधिकार बाजार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली। एक होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, जिसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। और तीसरा होता है ओलिगोपोली, मतलब अल्पाधिकार बाजार। तो 3 प्रकार की बाजार यहां पर पाया जाता है, ठीक है। अब हमें कितने टाइप में पढ़ना है बाजार? 1, ये हो गया 2, ये तो कंप्लीट हो गया, ये हो गया 3, और ये चल की प्रमुखता 4 टाइप के बाजार के बारे में आपको पढ़ना है। शुरू करेंगे एक एक टाइप से, ठीक है, एक एक टाइप के बाजार को। अगर किसी भी टाइप को आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है मुझे बताइएगा,
क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाजार है ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और एग्जाम में इनके विशेषताओं के बारे में और अलग अलग बाजारों के बीच में अंतर के बारे में भी पूछा जाता है। ओके, हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर प्रतियोगिता सकारात्मक होती है, समान प्रतियोगिता होती है। ये बाजार है क्या? अगर इस बाजार की कहते हैं कि बाजार की स्थिति जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। एक ऐसा बाजार जहां पर ना ही क्रेताओं की संख्या कम होती है ना ही विक्रेता, दोनों ही बहुत अधिक संख्या में होते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत है पूरे बाजार में एक समान वस्तु, जिसको बोलते हैं समरूप वस्तु, ना ही आकार, प्रकार, रंग, रूप, कीमत, किसी प्रकार में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे ये वैसलीन बाजार कहेंगे, ये अगर 5 रुपए का वैसलीन है, सभी दुकान में जाएंगे, इस वैसलीन की कीमत 5 रुपए ही होगी और इसका डिब्बे का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ ऐसा ही होगा। इसका मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहां पर केवल और केवल एक समान समरूप वस्तु का क्रेता और बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते, वस्तु एक कीमत एक, तो यहाँ पर कोई एक क्रेता और या एक विक्रेता वस्तु की कीमत को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं। इसी कारण से पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। अगर बाजार ने कह दिया कि वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो 10 रुपये ही होगी, कोई भी इस कीमत से ज़्यादा या कम पर जो है बाजार में नहीं रह सकता। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है प्रोफेसर लेफ्टविच ने। लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार, देखिए अगर वहाँ लिखा हुआ है ये गलत है, ये वहाँ नहीं होगा। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है, वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं। इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकें। मतलब एक ऐसा बाजार, और मैं बता दूं हकीकत में ये बाजार मौजूद ही नहीं है, ये एक काल्पनिक बाजार है जिसका प्रयोग तो होता है लेकिन वास्तविक धरा पे नजर नहीं आती है। क्योंकि अगर मैंने कहा वैसलीन एक वस्तु है, लेकिन वैसलीन जैसी कई सारी बाजार में मौजूद है। वैसलीन की जगह आप बोरोलिन का यूज कर लोगे, वैसलीन की जगह आप जो है पॉन्ड्स का यूज कर लो, कई सारी चीजें हैं। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता ये बाजार बताता है कि वस्तु एक ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी उसकी एक वस्तु है ही नहीं। राहुल राणा, गुड इवनिंग, कैसे है राहुल राणा जी? ठीक है, समझ में आ गया पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। अब बात ही करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताओं की। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं के बारे में अगर हम जानना चाहते तो क्या समझेंगे? क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे पहली विशेषता है कि इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। वस्तु चाहे एक ही हो लेकिन उस वस्तु की बेचने वाले विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, नंबर 1। नंबर 2, वस्तु की समरूप इकाइयों का होता है। वस्तु की ना ही आकार, प्रकार, रंग, रूप, डिजाइन, हर तरीके से वस्तु एक जैसा होती है। वस्तु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इस बाजार में वस्तु की समरूप इकाइयों का क्रय विक्रय होता है। वस्तु में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, ध्यान रखना। तीसरा, यह एक ऐसा बाजार होता है क्योंकि वस्तु भी फिक्स होती है, वस्तु की कीमत भी फिक्स होती है। इसे में इस कीमत पर इस वस्तु को बेचने के लिए जब चाहे कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश कर सकती है, जो चाहे बाजार को छोड़ के जा सकता है, क्योंकि किसी एक फर्म का आने से और जाने से इस वस्तु के बाजार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर फर्मों का प्रवेश करना यानी कि नई फर्मों का आना, जो चाहे बिजनेस खोल सकता है, जो चाहे दुकान लगा सकता है, कोई चाहे फैक्ट्री लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि भाई कीमतें तो वही रहेंगी, वस्तु भी वही रहेंगी, उस वस्तु को जो चाहे बना लो, जो चाहे बेच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान होने का मतलब होता है क्योंकि वस्तु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वस्तु की कीमत में कोई अंतर नहीं होता है, सब
हमें अगर मान लो, मैंने भी बताया, जैसे ये वैसलीन है, मुझे पता है मुझे वैसलीन लेने जाना है, किसी भी दुकान में जाएंगे ये वैसलीन 5 रुपए का ही मिलेगा। अगर कोई दुकानदार कहता है कि भाई 4 रुपए 6 रुपए में दे दो, कोई नहीं देगा, क्योंकि मुझे पता है कि वैसलीन की कीमत 5 रुपए ही है, तो मैं उसको 6 रुपए दूंगा ही नहीं, मैं नहीं लेना है, वो नहीं बिकेगा माल। मतलब क्रेता को और विक्रेता को सबको पता है कि विक्रेताओं को सामान का रेट पता है, क्रेता को सामान का रेट पता है, तो कोई भी ऊंच नीच कर सकता। पॉइंट नंबर 5, उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता बनी रहती है। इस बाजार में कीमतों को लेकर कोई भी मनमुटाव, कोई भी असमंजस नहीं बनी रहती है। ऐसे में मीन मीडियन, सर पेपर में ज्यादा कौन से क्वेश्चंस आते हैं? राहुल राणा। मेन बेटा, मेन बताऊंगा। देखिए बेटा राहुल राणा, आज और कल 2 दिन की हमारा कोर्स बचा हुआ है, उसके बाद तीसरे दिन से यानी कि हम बात करेंगे 3 जनवरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो 3 जनवरी से हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि पहला टारगेट होता है नोट्स कंप्लीट करने का। अगर आपको नोट्स ही नहीं पता तो आप मेन का क्या करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे कोर्स का लास्ट चैप्टर चल रहा है। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद मेन क्वेश्चंस की बारी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी होगी। मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, लॉन्ग बताऊंगा, एमसीक्यूज बताऊंगा, हर तरह के क्वेश्चन बताऊंगा। सैंपल पेपर तो बोर्ड वाइज मैं दे ही रहा हूं लगातार। ठीक है, राहुल राणा कौन से बोर्ड से हैं आप बेटा? और छठा इसकी विशेषता है, 6 विशेषता है, कोई यातायात लागत नहीं होती है, ना ही कोई वो यहाँ पर कोई भी एडवर्टीजमेंट होता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये रही पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम समझना है एकाधिकार बाजार के बारे में। मोनोपोली, एकाधिकार बाजार नाम तो सुना ही होगा। एकाधिकार हर कोई चाहता है, हर उत्पादक। यूके बोर्ड, ओके यूके बोर्ड बेटा, आप तो बस हमारे जिले से, मैं भी उत्तराखंड की हूँ, तो क्यों परेशान हो? बस आप मेरे साथ जुड़े रहो ना, आपको उत्तराखंड बोर्ड का हर एक चीज मिलेगा, क्यों परेशान हो रही? मैं भी उत्तराखंड का, आप भी उत्तराखंड बोर्ड के हो, तो बस बने रहना आपस में। तो एकाधिकार की बात करते। एकाधिकार में अगर इसको सही से समझें, थोड़ा सा डिटेल से जाने, अच्छे से समझे तो समझ लेना। जब एकाधिकार बाजार की बात होती है, एकाधिकार में 2 शब्द होते हैं, एक होता है एक और एक होता है अधिकार। मतलब बाजार का एक ऐसा रूप जहां बस किसी भी एक निश्चित वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, उसके अलावा उस बाजार में कोई दूसरा विक्रेता या उस वस्तु का कोई समान स्थानापन्न वस्तु नहीं होता है। मतलब वस्तु एक, उस वस्तु को बेचने वाला भी एक होता है। उस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। जैसे भारत में रेलवे सेक्टर, पूरे रेलवे सेक्टर का जो हाथ किसके हाथों में है? सरकार के अलावा रेलवे को कोई भी नहीं चला सकता। तो ऐसे में एकाधिकार बाजार दशा में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। रेलवे की कीमतें कितनी होंगी, रेल कितनी चलाई जाएंगी, कितनी नहीं चलाई जाएंगी, टाइम क्या होगा, किसकी, इन सभी चीज़ को डिसीजन लेने का अधिकार किसका है? सरकार, क्योंकि रेल को सरकार के अलावा कोई दूसरा ऑपरेट नहीं करता। तो ये एकाधिकार की एक स्थिति मात्र है। मतलब एकाधिकार में वस्तु पर पूरा नियंत्रण विक्रेता का होता है, वो जैसे चाहे जिस तरीके से बेच सकता है, क्योंकि वही बाजार है और बाजार उसी के अंदर समाया हुआ है। ठीक है, एकाधिकार बाजार होता है। इसके अलावा इसको एक्सप्लेन किया है प्रोफेसर मैकुनल ने। मैकुनल के अनुसार एकाधिकार की स्थिति उस समय उत्पादित होती है जब एक अकेली फर्म एक वस्तु का एकमात्र उत्पादक होती है जिसका कोई स्थानापन्न नहीं होता। मतलब उस वस्तु से रिलेटेड कोई दूसरा मार्केट में नहीं होता है, तो उस स्थिति को एकाधिकार बाजार कहते हैं। एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, जैसे सर्च इंजन में गूगल की बात करते हैं, गूगल ने लगभग सर्च इंजन में एकाधिकार कर लिया कि उसके अलावा मार्केट में कोई नजर नहीं आता। गूगल के अलावा है तो बहुत सारे लोग, लेकिन हम जब भी कोई बात करते हैं गूगल की ही करते हैं। पहले याहू था, लिंक्डइन, पता नहीं कौन कौन से वेबसाइट थे, सर्च इंजन था, लेकिन केवल गूगल की बात। गूगल ने क्या किया? पूरे मार्केट में कब्जा जमा लिया है और गूगल के अनुसार हर चीज ऑपरेट होता है। तो एक तरह से कहते हैं गूगल का एकाधिकार हो गया है।
क्यों? सब कुछ किस तरह से देना है। अब तो एडवर्टाइज भी गूगल अपनी मनमर्जी देने लगा है, ठीक है ना। जब चाहे मोबाइल खोलेंगे ऐड आ जाता है, कभी गूगल के अनुसार किसी तीसरी चीज़ का, मतलब पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर, पूरे सर्च इंजन पर, हर एक चीज़ पर गूगल ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो इसी को बोलेंगे एकाधिकार। अब एकाधिकार की विशेषताओं की बात किया जाए, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बेटा, आप लोग समझ रहे हैं ना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, आके चले जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है आके अगर आप लोग चले जाएंगे। कंटिन्यू लास्ट तक जुड़े रहेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला, आधा अधूरा पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो लगातार लास्ट तक जुड़े रहिए। तो एकाधिकार की विशेषताओं की बात करते हैं। एकाधिकार की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले ही विशेषता तो यही है, इस पूरे बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, जबकि क्रेताओं की संख्या तो ज़्यादा होती है, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर बाजार डिपेंड करता है किस पे? विक्रेताओं पर। विक्रेता एक है इसलिए एकाधिकार है। पूरे बाजार में वस्तु का कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जिस प्रकार से यहाँ पर समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय, पूर्ण प्रतियोगिता में भी एक ही वस्तु होती है, यहाँ पर भी एक वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता अंतर क्या है? वस्तु के बहुत सारे असंख्य विक्रेता होते हैं, लेकिन एकाधिकार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। वस्तु में रंग आकार प्रकार की बाजार में कोई भी दूसरा नहीं होता है, ठीक है। तीसरा हो गया एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार स्वयं करता था, मांग और पूर्ति के आधार पर। लेकिन एकाधिकार में वस्तु की कीमत का निर्धारण एकाधिकार खुद करता है, विक्रेता खुद करता है अपने हिसाब से, क्योंकि विक्रेता ही उत्पादक है, विक्रेता ही बाजार है और विक्रेता की ही मनमर्जी चलती है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, भले ही, यस हिमांशु जी आप तो बने हुए हैं, आप लगातार बने रहते हैं लास्ट तक। मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग बीच में छोड़ के चले जा रहे हैं। फायदा नहीं है ऐसे पढ़ाई करके जो लगातार आप छोड़ के कंटिन्यू। लाइव क्लास अगर लाइव नहीं ले पाए, बाद में रिकॉर्डेड, उससे अच्छा तो रिकॉर्ड वीडियो डालना होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ लाइव होना चाहिए। मैंने ये सोचा है बच्चे लगातार कमेंट करेंगे जैसे आपकी तरह होंगे, जो लगातार बने रहेंगे, डाउट पूछेंगे, तब मजा आता है, इसलिए लाइव क्लास लेके। लेकिन इसी टाइम में तो मेरे कई सारे रिकॉर्डेड वीडियो बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम एकाधिकार की बात करते हैं आगे, नई फर्मों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है। इस बाजार में कोई भी नया फर्म, कोई भी नई कंपनी नहीं आ सकती। पूरे बाजार में एकाधिकार का कब्जा होता है और वो किसी को भी इस बाजार में प्रवेश नहीं करने देता। जैसे गूगल है, गूगल नहीं चाहता गूगल को कंपटीशन देने वाला कोई भी मार्केट में दोबारा आ जाए, कोई भी मार्केट में नहीं आए। उन्होंने मोनोपोली बना रखा है, इसलिए जाम तान भेद कुछ भी हो, हर कंपनी को वो क्या करता है, गूगल केवल उसी का सर्च इंजन चले, उसी का चले, इसलिए वो हर कंपनी को, देखो गूगल कोई अपना खुद का एडवर्टाइज नहीं करता है, लेकिन गूगल हर एक कंपनी को डायरेक्ट हो, जैसे मोबाइल कंपनी को कहता है भाई मेरा सर्च इंजन ऑलरेडी अपलोड होना चाहिए, ठीक है ना, ये मेरा ही चलना चाहिए, मोबाइल हो, ठीक है ना, या फिर आपका लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो, गूगल क्रोम, गूगल से ही ऑपरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मांग वक्र का ढलात्मक। एकाधिकार में मैंने अभी कहा वस्तु की कीमत का निर्धारण एकाधिकार स्वयं करता, लेकिन ध्यान में रखिएगा एकाधिकार की स्थिति में अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाता है ना, कीमत के बढ़ने से उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ता कभी भी महंगा, आप सोचेंगे या पूरे मार्केट में मैं अकेला ही हूँ, मैं जो चाहूँ कीमत तय करूँ, कौन रोकने वाला है। अगर आप कीमतें ज़्यादा करेंगे, उपभोक्ता आपकी वस्तु को यूज़ करना ही बंद कर देगा। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो मांग वक्र बनता है ऊपर से नीचे का होता है। अगर कीमतें ज़्यादा, माल कम बिकेगा, कीमतें कम कर देंगे तो माल ज़्यादा बिकेगा। इसलिए एकाधिकार या तो कीमतों को तय कर सकता है या फिर वस्तु की मात्रा को तय कर सकता है, दोनों को एक साथ कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। बिक्री बढ़ानी है तो कीमतों को कम रखना ही पड़ेगा, अगर लाभ लेना है तो महंगा कर दो तो आपकी बिक्री कम होगी। तो ये बाजार का रूप है। आदर्श गुप्ता नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पांचवी सबसे बड़ी विशेषता है जो केवल एकाधिकार में ही पाई जाती है, इसके अलावा किसी बाजार में नहीं होता है, वो है कीमत विभेद। कीमत विभेद होता है क्या, इस चीज को समझ ले। कीमत विभेद एक्चुअली में एक ऐसी विशेषता है बाजार की जहां पर किसी एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेच दिया जाता है।
मान लीजिए मार्केट में एक पेन है और पेन की कीमत है 20 रुपए। 20 रुपए उसकी कीमत है, लेकिन एकाधिकार में क्योंकि पेन को बेचने वाला अकेला एक ही फर्म है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। राहुल राणा सर कल से ही, बेटा मैंने क्या कहा, कल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, और कल हम बात करेंगे किस चीज की, कि कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात, मेन इंपॉर्टेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड बोर्ड में, गारंटी देता हूं ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा जो मैं कल पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना राहुल राणा, ध्यान रखिएगा। सर आप आदर्श कुछ कह रहे, सर मैंने आपको सिलेबस किया था स्टैंड पर, आपने नोट्स भी नहीं भेजा करने के लिए एग्जाम में 4 जनवरी को सर कर दीजिए सर। ठीक है मैं कुछ करता हूँ आपके लिए, ठीक है मैं आपके लिए आदर्श गुप्ता मैं कुछ करता हूँ, मैं आपको भले वीडियो नहीं बना पाऊँ लेकिन आपको मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है आपके टॉपिक का। मुझे एक बार कल एक काम करिएगा, कल सुबह के टाइम मुझे याद दिलवा दीजिएगा, मैं आपका नोट्स जो भी मेरे पास बने पड़े हैं या फिर जो भी बुक्स वगैरह का होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है परेशान मत होइए। 4 जनवरी से आपका पेपर है, हेल्प जितनी होगी मैं कर दूंगा। तो कीमत विवेक बता रहा था, कीमत विवेक बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक ही वस्तु को, एक ही प्रकार की समरूप वस्तुओं को अलग अलग लोगों को अलग अलग कीमत पे, मैंने बताया था जैसे एक पेन है बाजार 20, उस पेन का उत्पादक कोई दूसरा नहीं है एक ही है। ए मार्केट में गया है, बी भी है, सी भी है, तो विक्रेता ने क्या किया, ए को 20 रुपए में बेच दिया, बी को 19 रुपए में बेच दिया, सी को उसी को 21 रुपए में बेच दिया, हर किसी से अलग अलग ले लिया। इसी को बोलते हैं कीमत विभेद का होना। प्रदीप गोयल हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप प्रदीप गोयल जी। तो ये रहा एकाधिकार की विशेषताओं के बारे में, ये सारी विशेषताएं आपको क्योंकि पूछा जाता है एकाधिकार की स्थिति को विशेषताओं के साथ समझाइए, या एकाधिकार बाजार से आप क्या समझते हैं प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये 6 की 6 विशेषताओं को याद कर लीजिए, 3 नंबर में आए तो 3 लिख दीजिए, 4 नंबर में आए तो 4 लिख दीजिए, जैसा पूछा जाए वैसे भी। यूपी बोर्ड को भी ध्यान रखेंगे बेटा, यूपी बोर्ड का भी ध्यान में रखिए क्योंकि यूपी बोर्ड का ऑलरेडी मैं सैंपल पेपर दे चुका हूं और जल्दी सैंपल पेपर और लाने वाला हूं क्योंकि एक राउंड कंप्लीट हो जाए। अब छत्तीसगढ़ बोर्ड का और राजस्थान बोर्ड का सैंपल पेपर अपलोड करने रह गया, इसका अपलोड करते हुए मैं दूसरे राउंड में हर एक बोर्ड का दूसरा दूसरा सैंपल पेपर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। प्रदीप गोयल हेलो, बताइए प्रदीप गोयल। एकाधिकार की बात हो गई, अब बात ये करते हैं भाई एकाधिकार आता कैसे है, आखिर ऐसा क्या होता है बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है उसके अलावा कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है। किसी भी बाजार में एकाधिकार उत्पन्न होने के जो सबसे बड़ा कारण है, नंबर 1 कच्चे माल का केंद्रीकरण। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अगर कच्चे माल की उपलब्धि केवल और केवल एक विक्रेता या एक उत्पादक के पास ही हो जाता है, ऐसे में वो संपूर्ण कच्चे माल पर अपना अधिकार कर लेता है। ऐसे में जब कच्चे माल पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा तो उत्पादन भी वही एक ही व्यक्ति करेगा। इस प्रकार से एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 कानूनी अधिकार। कभी कभी किसी वस्तु का उत्पादन की प्रक्रिया को पेटेंट करा लिया जाता है या उसका कॉपीराइट रख लिया जाता है, ऐसे में कानूनी रूप से उस वस्तु के उत्पादन करने का एकाधिकार ले लिया जाता है। ऐसे में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे जब कोविड-19 आया था, कोरोना आया था कोविड-19, उससे लिए जो वैक्सीन बना था कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 अलग अलग कंपनी ने, इसके अलावा कोई तीसरी कंपनी नहीं बनी क्योंकि इन दोनों ने अपना अपना जो कोविड बनाने का, कोवैक्सीन बनाने का फार्मूला पेटेंट करा लिया था और इनके अलावा कोई दूसरा उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो कानूनी अधिकार से भी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रदीप गोयल बिल्कुल आप मेरे नए स्टूडेंट हो, वेलकम बेटा प्रदीप गोयल, आपका स्वागत है। बहुत बहुत लगातार बने रहिए मेरे साथ, तो आपको हर एक चीज मिलेगा इकोनॉमिक्स का मेरे इस चैनल पर। कहीं और जाने की, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। प्रदीप गोयल आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दे रखा है और ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाया करेगा। एकाधिकार उत्पन्न होने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है गला घोट प्रतियोगिता। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक बाजार है, बाजार में 10 विक्रेता मौजूद है और 10 के बीच में गला घोट प्रतियोगिता है, आगे निकालने की होड़ मच रही है, मेरा सामान बिकना चाहिए, मेरा सामान बिकना चाहिए। तो ऐसे में 10 लोग मिलते हैं यार, ऐसे तो सबके नुकसान है।
सबका नुकसान है तो 10 लोग कहते हैं ये ऐसा नहीं करेंगे, हम सबका फायदा इसलिए क्या करते हैं, हम ग्रुप बना के काम करते हैं। तो प्रतियोगिता से कंपटीशन बचने के लिए उत्पादक लोग क्या करते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं और हर एक वस्तु का निश्चित कीमत तय कर लेते हैं। एकाधिकार बन जाता है उसको, क्योंकि ग्रुप का एकाधिकार बन गया। अब हर डिसीजन ग्रुप के थ्रू होता है, कोई एक बंदा नहीं लेता उसकी स्थिति में। और लास्ट में है पेटेंट। मैंने कहा था पेटेंट ले लेना, कानूनी अधिकार। पेटेंट के रूप में भी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये तो ये एकाधिकार के होने के कुछ प्रमुख रीजन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एकाधिकार को पढ़ने के बाद तीसरा बाजार है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। इसमें दो प्रमुख बाजारों, ये मिक्सर है दो बाजार का। ठीक है, क्या ये दो बाजार का मिक्सअप है, एकाधिकार भी है, प्रतियोगिता है, क्योंकि इस बाजार में दोनों के ही गुण पाया जाता है। यहां पर ना तो पूरी प्रतियोगिता होती है, ना ही किसी का एकाधिकार होता है। मतलब यह बाजार पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार का मिश्रित रूप होता है, मिला जुला रूप होता है। और एक्चुअल में अगर रियली में देखा जाए, वास्तविक जगत की बात किया जाए, रियलिस्टिक बात किया, आज के टाइम में पूरे विश्व में एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार ही प्रचलन में है। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मिलती जुलती कोई वस्तु बाजार में ना हो। अगर हम बात करते हैं ये ब्लूटूथ माइक की, अगर ये ग्रेनारो का मेरे पास है तो बोया का भी है, ठीक है ना, और भी दूसरे डिजिटेक के भी है, बहुत सारे मार्केट में भरा पड़ा है। अगर ये मोबाइल की बात करते हैं, अगर मेरे पास मोबाइल सैमसंग का है तो मार्केट में वीवो है, ओप्पो है, आईफोन है, भरे पड़े हैं। मतलब साफ होता है कि एक ही वस्तु के अलग अलग रूप का पाया जाना, मतलब उपयोगिता वही है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अंतर होता है। ये एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की सबसे बड़ी विशेषता है। इस बाजार दशा में समूह के उत्पादक विविधीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ऐसी वस्तुएं जिसकी उपयोगिता तो एक जैसी होती हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते हैं, निकटतम स्थानापन्न होते हैं एक की जगह। जैसे अगर बात करें टूथपेस्ट, मैंने आपसे कहा जाओ भैया पेस्ट खरीद के लेके आओ। अब चलो ठीक है, आप जो है टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हैं, मार्केट में जाएंगे तो आपके सामने कोलगेट है, सिबाका है, पतंजलि है, सेंसोडाइन है, अटम सटम, क्लोजअप है, पता नहीं कौन कौन से भरे पड़े हैं टूथपेस्ट में। पेस्ट का काम क्या है, केवल दांत मांजना ही तो, दांत साफ करना है, लेकिन अलग अलग नाम से, अलग अलग प्रकार में, अलग अलग यूज के। कोई महक देता है, कोई जड़ी बूटी वाला है, कोई ये है, कोई वो है, कोई 21 साल का नमूना, पता नहीं क्या क्या है मार्केट में। मतलब क्या होता है, ये एकाधिकारी प्रतियोगिता है, क्योंकि यहां पर पूर्ण प्रतियोगिता रहा एक ही वस्तु नहीं है और एकाधिकार की तरह एक विक्रेता नहीं है। यहां पर वस्तु भी अलग है और विक्रेता भी बहुत ज्यादा है। प्रदीप गोयल हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, भी हैप्पी न्यू ईयर बेटा प्रदीप गोयल आपको। तो ऐसे में एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जहां पर बहुत सारे विक्रेता होते हैं और ये सारे विक्रेता आपस में विविधीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसमें रंग, रूप, आकार, प्रकार, किसी न किसी प्रकार का कोई अंतर जरूर होता है। बिल्कुल राहुल राणा, आप जो कह रहे हैं ना वो सब मैं करूंगा। मैंने पिछले साल भी लाइव क्लास चढ़ाया था, चित्र वगैरह एक ही दिन मैंने सारे डायग्राम पढ़ाए थे, अंतर सारे एक दिन बता दिए थे, हर एक चीज को मैं अलग से, क्योंकि काफी आप परेशान मत होइए, पूरा जनवरी में आपको इंपॉर्टेंट, ये जनवरी मेरा कल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरे जनवरी में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। आप परेशान मत हो, क्योंकि फरवरी से बिहार बोर्ड वालों का पेपर है, मार्च फरवरी के लास्ट में जाके यूपी बोर्ड का, उत्तराखंड बोर्ड का भी पेपर शुरू हो जाएगा। तो मैं अब चाहता हूं जनवरी में आपकी परफेक्ट तैयारी करवा दूं। आप बस एक काम करो राहुल राणा, मैं आपको बता दो, आप केवल डेली शाम को अपना टाइम मुझे दे दो, मैं आपको हर एक चीज आपकी जरूरत का बिना बोले देता रहूंगा, ठीक है। परेशान मत हो। जितने भी लोग हैं, हेमा कुरंगा जुड़ी हुई है, प्रदीप गोयल भी है, हिमांशु जी है, आप सब लोग बस जुड़े रहो। मेरा वादा है कि पूरे जनवरी में आपको मैं ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि आप खुद सोचेंगे यार इतना सारा मैटर तो साल भर भी नहीं पड़े हैं, इतना सारा मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको बने रहना है, ठीक है। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार को बारे में प्रोफेसर लेफ्टविच ने कहा है, क्या कहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिनमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं, किंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु को
उपभोक्ता के मस्तिष्क में दूसरी विक्रेताओं की वस्तु से अलग होती है। मतलब वस्तुएं बहुत सारी होती हैं, सबकी उपयोगिता एक होती है और सब में कोई ना कोई जैसे फॉर एग्जांपल कार की बात करते हैं। कार का मतलब क्या होता है? कार मतलब ये जिसमें 4 पहिए होते हैं, आराम से 5 या 6 लोग बैठ सकते हैं, कार ही तो है। लेकिन जब हम कार की बात करते हैं, एक तो कार के बहुत सारे जैसे मार्क इसके कार की मारुति कंपनी है, टाटा है, महिंद्रा है, हुंडई है, किया है, पता नहीं कौन कौन, और इन सब में अलग अलग ब्रांड भी है। मारुति के कई से 10-15 ब्रांड है, टाटा के कई सारे जैसे नेक्सन है, आपका सफारी है, बुलेरो है, स्कॉर्पियो, पता नहीं कौन कौन से, मतलब है तो कार ही, वही यूटिलिटी है। लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है, इसीलिए इसको एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। अब इस बाजार की विशेषताओं को जानना जरूरी है, क्योंकि विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर इस बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं, सबसे पहला, इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है। ज़्यादा होती है क्योंकि कई सारे विक्रेता होते हैं। सभी विक्रेताएं विभेदीकृत वस्तुओं में उत्पादन करते हैं, मतलब यहाँ पर वस्तुओं में रंग में या फिर रूप में या फिर गुण में कोई ना कोई अंतर होता है, सब में अंतर पाया जाता है। यहाँ पर नई फर्मों का प्रवेश और निर्गमन क्या होता है? स्वतंत्र होता है। मतलब कोई भी चाहे इस बाजार में प्रतिबंधित, मतलब बिजनेस आ तो सकता है लेकिन कुछ इस बाजार में आने की कुछ शर्तें होती हैं, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, कम्युनिकेशन मार्केट में जियो के आने से पहले कई सारे 10-12 जो है ब्रांड जो है कंपनी मार्केट में थी, तो जियो मार्केट में तभी आ सकता था उनसे अच्छा परफॉर्म करे। तो इसका मतलब होता है कोई भी बिजनेस में आ तो सकता है लेकिन बिजनेस में बहुत सारी शर्तें होती है जिसको मानना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में बने रहना सकता है। नेक्स्ट है विक्रय लागत। अगर हम बात करते हैं विक्रय लागत की, विक्रय लागत का मतलब होता है वस्तु को बेचने की लागत, और यहाँ पर वस्तु की बेचने की लागत का मतलब होता है विज्ञापन तथा प्रमोशन व्यय। इस बाजार में बने रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे विक्रेता होते हैं और हर विक्रेता के पास अपनी अपनी वस्तु में कुछ ना कुछ नया होता है, तो यहाँ पर क्रेताओं को, कस्टमर को किस तरह से अपने सामान की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, इसके लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, प्रमोशन का सहारा लिया जाता है। जैसे टूथपेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, धोती वाले बाबा जी आके बोलते हैं कि 21 जड़ी बूटियों से निर्मित हमारा पेस्ट है जिससे आपका दांत साफ साफ हो जाएगा। हम सबको पता है उसमें साला 80% तो केमिकल मिला हुआ है, ठीक है ना। हर कोई दूसरी बात करते हैं, ये तो पेस्ट की बात होती है, हर कोई अपने पेस्ट को नंबर 1 बताता है। न्यूज़ चैनल की बात करते हैं, आज तक आके बोलते हैं भारत का नंबर 1 चैनल। न्यूज़ इंडिया 18 आके बोलता है भारत का नंबर 1 चैनल। भाई नंबर 1 कौन है, कैसे पता चलेगा? मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञापन का सहारा इतना लिया जाता है। कभी कभी तो फेक विज्ञापन आता है, जैसे अजय देवगन आके बोलते हैं बोलो जुआ केसरी, फिर उसमें अक्षय कुमार भी आ जाते हैं दाने दाने में केसर का दम बोलते हुए। मतलब अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेचना है, इसके लिए विज्ञापन लेना है, उसके लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं ताकि कस्टमर बोलते केसर का दाम बोल के गुटखा बेच देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता में पाई जाती है। पर सब एकाधिकारी बाजार प्रतियोगिता में कोई भी वही टिक सकता है जो विज्ञापन में अपने आप को बेस्ट साबित करे। नेक्स्ट है बाजार का अपूर्ण ज्ञान। यहाँ पर इस बाजार में ना ही क्रेता को, इस बाजार में ना ही विक्रेता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता है। क्योंकि क्रेता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता तो विज्ञापन के फेर में नहीं पड़ते, ठीक है ना। आलिया भट्ट जी कहती है फ्रूटी पियो, फ्रूटी पियो, खुद जो है शुगर नहीं खाती है। आपको समझ में, आप पता है ना, विज्ञापन देखते होंगे, वो शुगर नहीं फिर भी ये फ्रूटी खाए। करिश्मा कपूर जी आके बोलते हैं कि आटा ये वाला खाइए स्मूथ है, उन्होंने कभी किचन में जाके खाना नहीं बनाया होगा। मतलब इस बाजार में क्रेताओं को, कस्टमर को मूर्ख बनाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान बेचने के लिए, क्योंकि क्रेताओं को बाजार के बारे में ज्ञान ही नहीं है। वो जानता ही नहीं है कौन सा चित्र सही है कौन सा गलत है, कौन सा चीज़ हमारे लिए सही है कौन सा गलत है। हम जो है अंधे विज्ञापन के सहारे में, जो बिजनेसमैन में जो बोल दिया, जो क्रिकेटरों ने आके बोल दिया, जो हीरो हीरोइन ने आके बोल दिया, उसी के पीछे भागने लगते हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं है। नेक्स्ट है गैर कीमत प्रतियोगिता का पाया जाना। इस बाजार में गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, क्योंकि सारे वस्तु में कीमत में थोड़ा थोड़ा अंतर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर अपने सामान को बेचने के लिए ऑफर दिया जाता है। किसका? एक के साथ एक फ्री, 500 ml के साथ 100 ml फ्री, ठीक है ना।
पेस्ट के साथ पाउडर फ्री, साबुन के साथ जो है हैंड वॉश फ्री, इस तरह से ऑफर दिया जाता है। मतलब कीमत के अलावा, कीमत में छूट ना देके बाकी चीज़ों में दिया गया 50 ग्राम ज़्यादा, अब हो गए और जैसे कहते हैं ना हार्पिक आ गया और गाढ़ा, पता नहीं मैं तो हार्पिक डालता हूँ, पहले वैसा था अभी ज़्यादा भाई। तो ये सब चीज़ें जो है प्रतियोगिता की देन है, ताकि अपने को मार्केट में बना के रख सके। फर्म की कीमत नीति, इस बाजार की खासियत यह है कि वस्तु की कीमतों का निर्धारण फर्में ही करती हैं, लेकिन यहाँ पर बाजार को ध्यान में रखा जाता है, यहाँ पर उपभोक्ताओं को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप अपने वस्तु की कीमत को हद से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि बिकेगा नहीं, क्योंकि स्थानापन्न वस्तु ही मौजूद है। आप अपने को, जैसे पेप्सी है, कोको कोला के बीच में बहुत बड़ा जो है वो है, पेप्सी के में अगर हम बात करते हैं, इधर स्प्राइट है तो उधर जो है कौन सा है, स्प्राइट के अलावा उस थम्स अप वगैरह दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है अपने सामान को अच्छा बेचना है, कीमत नीति इस प्रकार से अपनाई जाती है ताकि कंपटीशन में बना भी रहा जाए, लाभ भी किया जा सके और उपभोक्ता को भी भला हो। ये हो गया एकाधिकार। एकाधिकारी बाजार के बाद जो नेक्स्ट बाजार है 4th नंबर पे, दैट इज अल्पाधिकार बाजार। इस बाजार के बारे में आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जाने लगा है, बेटा ध्यान में रखना। अल्पाधिकार बाजार, इंग्लिश में बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। अल्पाधिकार बाजार, बाजार का एक ऐसा रूप होता है जहां पर पूरे बाजार में कुछ ही फर्में होती हैं और वो फर्में एक दिए गए उत्पादन क्षेत्र को समरूप वस्तुएं बनाती एक जैसी, और या फिर उनमें थोड़ा बहुत सामानों में विभेदीकरण पाया जाता है। मतलब पूरे बाजार में थोड़े से फर्में होती हैं, थोड़े से उत्पादक होते हैं और बाजार के थोड़े थोड़े हिस्से पर वो कब्जा कर लेते हैं। इसको अल्पाधिकार बाजार के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में अल्पाधिकार की बात करते हैं, भारत का संचार क्षेत्र, भारत के संचार क्षेत्र में कितने हैं बेटा? जियो है, BSNL है, एयरटेल है, VI है और MTNL है। क्या इसके अलावा इस टाइम कोई जानता है कि इन 5 कंपनियों के अलावा और कौन सी छठी कंपनी है जो मोबाइल कम्युनिकेशन यानी कि संचार कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराता हो? क्या बेटा आप जितने भी लोग हैं बता सकते हो क्या इन 5 के अलावा किसी और किसका नाम जानते हो? पहले था, लेकिन आज के टाइम में इन 5 के अलावा कौन सा है? इवन इसमें भी BSNL और MTNL का तो वजूद बहुत कम है, केवल 3 ही लोग हैं, जियो, एयरटेल और VI। इसको बोलते हैं अल्पाधिकार बाजार। इन 5 ने बाजार के थोड़े थोड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। अगर हम 5 की बाजार डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते जैसे ये बाजार हो गया, इस बाजार के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है किसने? जियो ने। फिर कौन है? एयरटेल ने। फिर कौन है? VI ने। और फिर थोड़े से हिस्से में BSNL है, थोड़े से हिस्से में MTNL है। तो ये अल्पाधिकार बाजार है और हर कोई चाहता है कि एक दूसरे के क्षेत्र में कब्जा। जियो चाहता है कि पूरे बाजार पे मैं ही हूँ, एयरटेल चाहता है कि जियो वाले कस्टमर मेरे पास आ जाए। तो ऐसे में इन सब के बीच में अपने क्षेत्र को बढ़ाने का एक कंपटीशन मचा रहता है और ऐसा कंपटीशन होता है कि एक दूसरे की कीमतों को ध्यान भी रखना है और आगे भी बढ़ना है। और इस बाजार की खासियत है, एक के द्वारा निर्धारित कीमत डायरेक्टली दूसरे पर इफेक्ट डालती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब जियो मार्केट में आया था उस समय 1 GB मोबाइल डेटा की कीमत 399 रुपये हुआ करता था। 1 GB की कीमत। जियो मार्केट में आया, जियो ने पूरा गेम चेंज कर दिया, उसने फ्री में मोबाइल डेटा दे दिया, अनलिमिटेड, वो भी अनलिमिटेड टॉकिंग करो, अनलिमिटेड मोबाइल चलाओ। फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बदला, जियो ने थोड़ा महंगा कर दिया गया। जब जियो आया तो एयरटेल और वोडाफोन, उस समय आइडिया भी था अलग, वोडाफोन आइडिया मिलके VI बन गया, वोडा और आइडिया मिलके इन लोगों ने अपना गेम चेंज किया। अब देखा मार्केट में बनाए रहना है तो भाई जियो के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इन लोगों ने भी रेट कम कर दी। अब आज मार्केट में अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब एक अगर कीमतें तय करता है, लीडर कौन है? जियो कीमत बढ़ाता है तो एयरटेल वोडाफोन भी बढ़ा देता है, जियो घटाता है तो ये दोनों भी कम कर देते हैं। मतलब अल्पाधिकार में एक की कीमत का दूसरे की कीमत पर फर्क पड़ता है साफ साफ। ओके, आगे बढ़ते हैं अल्पाधिकार बाजार की विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता, इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है, यहाँ पर थोड़े से विक्रेता होते हैं। कीमत एवं उत्पादन निर्धारण की नीतियों में विक्रेताओं के बीच पारस्परिक निर्भरता होती है। मैं भी पता है, एक की कीमत का दूसरे की कीमत पर साफ असर पड़ता है। इस बाजार में फर्मों की उत्पादों के लिए ऊंची मांग की आड़ी लोच होती है, क्योंकि एक वस्तु का
दूसरी वस्तु पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसको आड़ी लोच कहते हैं। विज्ञापन और विक्रय लागत बहुत अधिक होता है, क्योंकि हर कोई अपनी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए काम करता है। आपने देखा होगा जियो का ऐड अलग आता है, एयरटेल का अलग होता है, वोडाफोन का अलग आता है, ताकि हर कोई बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा कर सके। प्रतिद्वंदियों के बीच निरंतर संघर्ष बनी रहती है, एक दूसरे को किस तरह से पीछे रहा जाए कोई भी ये लोग मौका नहीं छोड़ते हैं। मतलब एक फेयर कंपटीशन होता है, एक अनफेयर होता है। यहाँ पर अनफेयर कंपटीशन भी होने लगता है, क्योंकि हर किसी को कस्टमर फेयर लेना होता है, कस्टमर को कब्जा करना होता है। ये सभी चीज़ें अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता है। ये तो होगी आपकी चारों बाजार। इन सभी बाजारों में किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट आपको मिलता है तो अपने डाउट को मुझे बताइए। आप नहीं बता पा रहे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, और व्हाट्सएप में कॉल कीजिए, व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए, आपके डाउट वगैरह पूछिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मतलब अंतरों की, क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला अंतर, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है? दैट इज परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में डिफरेंस पूछा गया है। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के अंतर की बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या असीमित होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये अंतर लॉन्ग में पूछा जाता है, अगर 6 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर पूछा जाता है 5, 3 नंबर पूछा जाता है, मतलब जितने मार्क्स में होते हैं अंतर भी उतने ही लिखने हैं आपको। 2 नंबर पूछा जाता है तो 2 तो अंतर बताइए। 1 नंबर पूछा जाता है केवल दोनों का अर्थ बता दीजिए। अंतर पूछा आपको लिखना है मार्क्स के हिसाब से, अपने मन से नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या असीमित होती है, पहला अंतर, जबकि एकाधिकार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत और उसकी सीमांत आगम दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? बाजार करता है। ऐसे में यहाँ पर सीमांत आगम और औसत आगम दोनों ही बराबर होते हैं, जबकि एकाधिकार में औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है। पॉइंट नंबर 3, वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, जबकि एकाधिकार में वस्तु की कीमत हमेशा सीमांत लागत से अधिक होती है, क्योंकि लाभ कमाना है। लाभ कमाने के लिए लागत से अधिक कीमत का होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत की दशा उत्पादन, दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत में परिवर्तन करेंगे तभी उत्पादन हो सकता है, जबकि दीर्घकाल में घटती लागत, बढ़ती लागत, स्थिर लागत तीनों ही दशाओं में उत्पादन करना संभव होता है एकाधिकार में, क्योंकि वो अकेला होता है और खुद मैनेज कर लेता है उत्पादन की मात्रा पर। नेक्स्ट है, दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ लिया जाता है, क्योंकि वस्तु की कीमतें फिक्स है, चाहे वर्तमान की बात करते हैं, अल्पकाल की बात करते हैं, दीर्घकाल में ऐसे लाभ सामान्य होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एकाधिकार की दशा में, यहाँ पर दीर्घकाल में असामान्य लाभ होता है, मतलब लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन का स्तर वस्तु की मात्रा को ही प्रभावित किया सकता है, उत्पादकों के द्वारा कीमतें अपनी जगह पर होती है। ऐसे में उत्पादन का स्तर अधिक होता है और वस्तु की कीमतें यहाँ पर कम होती है। जबकि एकाधिकार की बात करते हैं, वस्तु की कीमतें ज़्यादा होती हैं और उत्पादन का स्तर कम होता है, क्योंकि उत्पादन करने वाला एक ही होता है। तो एक ही होता है तो जाहिर सी बात है उत्पादन का स्तर तो कम होगा ही, और कीमतें वही खुद तय करता है, इसलिए कीमतों का स्तर भी ज़्यादा होता है। इस बाजार में कीमत विभेदीकरण संभव नहीं होता है। इस पूरे बाजार में एक ही वस्तु, उसकी एक ही कीमत प्रचलित होती है, जबकि एकाधिकार में वस्तुओं में कीमतें विभेदीकृत होती हैं, क्योंकि एक विक्रेता अनेक क्रेता होते हैं। तो एक ही वस्तु को विक्रेता अनेक क्रेताओं के बीच में अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है। इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी नए फर्मों का प्रवेश पूर्णतः स्वतंत्र होता है, और साथ ही साथ जो पुरानी फर्मों का जो बहिर्गमन है तो पूरी तरह से जो है स्वतंत्र, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन एकाधिकार में नई फर्मों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, कोई जब चाहे मन चाहे मुंह उठा के नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़े अंतर की। दूसरा अंतर जो है वो है पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता, यहाँ पर देखिए पूर्ण नहीं लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी में अंतर। तो यहाँ पर भी पॉइंट टू पॉइंट हमें अंतरों की बात करनी है। सबसे पहला, पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान एवं समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, वस्तु में कोई भी अंतर नहीं होता है। जबकि एकाधिकार में जब मैंने पढ़ाया और बताया कि एकाधिकार में वस्तुओं का निकटतम स्थानापन्न होता है,
सभी वस्तुएं एक दूसरे से मिलती जुलती तो होती है, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। आकार में, प्रकार में, गुण में, पैकेजिंग में किसी ना किसी तरह से अंतर होता है। नंबर 2, यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार की दशाओं का पूरा ज्ञान होता है। सबको पता है कौन सी वस्तु है, वस्तु की कीमत क्या है। जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता में वस्तुओं के बारे में, कीमतों के बारे में क्रेताओं को और विक्रेताओं को दोनों को ही पूरा ज्ञान नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों में पूर्ण गतिशीलता बनी रहती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में साधनों की गतिशीलता अपूर्ण होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये कंट्रोल होती हैं। पॉइंट नंबर 4, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं, जबकि एकाधिकारी में औसत आगम और सीमांत आगम में अंतर होता है, अधिक लोचपूर्ण होता है, कीमतें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ऐसे में ये बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, और यहाँ पर एक्स अक्ष के समानांतर कुछ इस तरह से, तो मान लीजिए ये हो गया हमारा AR बराबर MR, जबकि यहाँ पर ये नीचे की ओर गिरता हुआ होता है इस तरह से। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार की विक्रय लागत की जरूरत नहीं होती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रय लागत यानी कि विज्ञापन व्यय बहुत ज़्यादा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, जबकि एकाधिकारी में वस्तु की कीमतें सीमांत लागत से अधिक होती है। ये तो होगी इन दो बाजारों में अंतर। अब तीसरा अंतर भी जान लेते हैं, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अंतर है। यहाँ पर भी अंतर पॉइंट टू पॉइंट बताने आपको। एकाधिकार और एकाधिकार में अंतर, सबसे पहला तो अंतर ही हो गया कि एकाधिकार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु का विक्रेता ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एकाधिकार में एक ही वस्तु होती है। शुद्ध एकाधिकार की दशा में वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न होता ही नहीं है। पूरे बाजार में एक ही वस्तु और वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में कई सारे विक्रेता होते हैं और सभी विक्रेताओं के पास स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। मतलब सभी के पास सेम उपयोगिता वाली में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। पॉइंट नंबर 2, एकाधिकार में उद्योग और फर्म में कोई भेद नहीं होता। एकाधिकार में जो विक्रेता है वही बाजार है, बाजार ही उद्योग होता है, कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि एक ही विक्रेता होता है। जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में अनेक फर्में होती हैं, उन फर्मों के समूहों को उद्योग कहा जाता है, यानी कि उद्योग और फर्म अलग अलग होती हैं। फर्मों का समूह उद्योग होता है। पॉइंट नंबर 3, औसत आगम और सीमांत आगम दोनों नीचे गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर औसत आगम ज़्यादा होता है और सीमांत आगम कम होता है। जबकि एकाधिकारी में औसत आगम सीमांत आगम दोनों नीचे गिरते हैं, किंतु फर्म का मांग बग अर्थात औसत आगम से अधिक लोचदार होता है। ठीक है, ये अधिक लोचदार होता है, मतलब ये MR यहाँ पर ज़्यादा होता है और AR कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। एकाधिकार में नए फर्मों का प्रवेश वर्जित होता है, जबकि एकाधिकार फर्मों में उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश जो है वर्जित नहीं होता। जो चाहे फर्मों में आ सकता है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं, शर्तों को मानना होता है। नेक्स्ट है, एकाधिकार में केवल सूचनात्मक विज्ञापन किए जाते हैं। एकाधिकार में विज्ञापन तो होता है, लेकिन ये बताया जाता है ग्राहकों को कि हम इस वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, इस कीमत पर वस्तु को बेच जा रहे हैं, बस इतना ही। जबकि एकाधिकार में जो विज्ञापन होता है वो प्रतियोगितात्मक होता है, एक दूसरे से आगे अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की होती है, ताकि कस्टमर दूसरों का ना लेके उसका माल खरीदे। एकाधिकार में दीर्घकाल में फर्म को असामान्य लाभ होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही होता है। एक एकाधिकारी ने उत्पादक अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए कीमत विभेद नीति को अपना सकता है, जबकि यहाँ पर वस्तु विभेद होता है, कीमत विभेद नहीं होता है। यहाँ पर अगर एक वस्तु है और उसका कीमत एक ही जैसा रखना पड़ेगा, वरना दूसरी वस्तु मार्केट में आ जाती है। तो ये जो है अंतर है, इन्हीं अंतरों को समझना है और यहाँ पर हमारा आज का ये बाजार का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर इस पूरे क्लास में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही है, तो उस समस्या को आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ बेटा, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी क्लास देने के बदले में कोई फीस नहीं देना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो लोग भी और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और क्लास का फ़ायदा उठा सके। कल की क्लास लास्ट होगी, जहाँ पर मैं आपको नोट्स बताऊंगा। नोट्स के लिए कल की क्लास लास्ट है, क्योंकि इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला परसों के यानी कि 3 जनवरी से शुरू करेंगे।
तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। एक बार फिर से आप सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। हैप्पी न्यू ईयर के चक्कर में, पार्टी बनाने के चक्कर में पढ़ाई को मत भूलिएगा, और द इकोनॉमिक्स गुरु को भी ध्यान में रखिएगा कि यही वो चैनल है जो आपके एग्जाम में बेस्ट आपका लास्ट तक साथ देने वाला है। थैंक यू, बाय एंड गुड नाइट।